Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 24th of October 2023. हमारा आज का जो डिस्कशन होगा उसमें हम WHO के बारे में बात करेंगे और न्यूमोनिया जो बीमारी है वो किस तरह से हो रही है बिकॉज WHO ने रिसेंटली चाइना के कंटेक्स्ट में न्यूमोनिया का अपडेशन के बारे में बात करी गई है कि जो डेटा है आप वो हमें बताइए। सेकंड है अबाउट द कंबाला। एक बहुत ही छोटी सी जो न्यूज है कंबाला को लेके आज के पेपर में आई है। तो कंबाला एक बफेलो रेस है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और थर्ड एडिटोरियल सेक्शन आया है अबाउट द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन इंडिया बट फॉर हूम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉरी टाइटल है एडिटोरियल का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है लेकिन किसके लिए? क्योंकि हमारी कंट्री के जो गरीब है वो अभी भी गरीब है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। तो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग। तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप डेटा का जो टारगेट पूरा कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो जब गरीब को ही आप उपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड देन एक और एडिटोरियल है विच टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन अ चाइल्ड्स माइंड। कि जब कहीं पे भी वायलेंस होता है तो बेसिकली पैलेस्टीन गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है तब बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। इससे पहले कि हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें आप हमारे ये जो चैनल है आईएएस कैफे उसको सब्सक्राइब करो और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करो। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स वीडियो के साथ साथ इकोनॉमिक्स प्लस आपको ज्योग्राफी की वीडियोस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल मिल रहे हैं। नाउ coming to our first discussion is about the WHO asked China for more information on the rise in the illness pneumonia clusters. चाइना के अंदर न्यूमोनिया की बीमारियां बढ़ रही है उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन WHO जो कह रहा है कि चाइना को बोल रहा है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो कोविड का जो इतना भारी नुकसान हुआ है जिसमें सब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। नाउ नो वन वांट्स दैट WHO टेक्स एनी कंट्री फॉर ग्रांटेड। तो WHO यहाँ चाइना से इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द इलनेस एंड न्यूमोनिया क्लस्टर्स। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन WHO पे होगा और न्यूमोनिया जो बीमारी है उसके ऊपर होगा। WHO क्या है? देखो ये यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो बनी थी 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। पूरे विश्व भर में से WHO के 194 मेंबर स्टेट है, 150 कंट्री में ऑफिसेस है और 6 इसके रीजनल ऑफिस है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी इसके मेंबर स्टेट है इन सबके कोलैबोरेशन से टू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ ये एक साथ यहाँ पे काम करते हैं। The WHO provides leadership on the global health matters, shaping the health research agenda, setting the norms, standards, articulating the evidence-based policy options, providing the technical support to the countries, and monitoring and assessing the health trend. तो बेसिकली देखो जब कोई बीमारी होती है मेरे घर में हुई तो मैंने बोल दिया ऐसे ठीक करना है, कॉलोनी में हुई तो कॉलोनी की सोसाइटी ने ग्रुप बना लिया, कंट्री में हुआ तो आपकी कंट्री ने उसका एक क्या कर दिया रूल बना दिया। लेकिन बीमारी की कोई बॉर्डर्स तो होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोविड द बेस्ट एग्जाम्पल, इट वाज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इसलिए उसको पेंडेमिक बोला गया। तो ऐसी बीमारी को टैकल करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है अंडर द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेके हर साल इस दिन इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? To act as directing and coordinating authority on the international health work. पूरे विश्व भर में इंटरनेशनली हेल्थ के अंदर डायरेक्शन देना और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। तो टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इफेक्टिव कोलैबोरेशन with the United Nations, specialized agencies, governmental health administrations, professional groups, and such other organizations as may be deemed appropriate. So, to provide the assistance to the government upon the request in strengthening the health services, to promote the cooperation among the scientific and professional group which contribute to the advancement of the health.
पूरा जो आपने देख लिया WHO, उसके मेंबर स्टेट कितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, गवर्न कैसे होता है। तो WHO में सबसे जो हाईएस्ट लेवल पे है आपके पास एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये क्या करता है, डिसीजन बनाता है। जो डिसीजन लेने का काम होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। तो जितने भी WHO के मेंबर स्टेट है वहां से जो डेलीगेट्स है वो यहाँ के मिलते हैं, डिस्कशन होता है और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वहां पे डिसीजन लिया जाता है हर साल। जो है यहाँ पे आई एम सॉरी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कोई भी अगर स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा है उसको कौन प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि डिसीजन बनाता है। अगर कोई हेल्थ एजेंडा की बात करनी होती है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। सिंस द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक यहाँ पे असेंबली इज द फर्स्ट इन पर्सन असेंबली। इन May 2022 the World Health Assembly's 75th session was held at the WHO। अब फंक्शन को देख लेते हैं। ये जो असेंबली है, असेंबली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है उसको डिटरमाइन करती है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको सुपरवाइज करती है और बजट जो होता है उसको रिव्यू करके अप्रूव करती है। फिर जाके इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है वहां पर रिपोर्ट देके आती है इन अकॉर्डेंस विद एनी अग्रीमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस। तो जब हम सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ द डायरेक्टर जनरल and such technical and administrative staff as the organization may require. So the Director General is appointed by the Health Assembly on the nomination of the board on such terms as the Health Assembly may determine. Now let's talk about the membership and associate membership. Membership of the United Nations may become members of the organization. कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो यहाँ पे WHO का मेंबर बन सकता है। Territories या फिर group of territories which are not responsible for the conduct of the international relations may be admitted as associate members by the Health Assembly. Now let's talk about the pneumonia. ठीक है, अब न्यूमोनिया के बारे में बात करते हैं। न्यूमोनिया एक acute respiratory disease है जो कि सीधा आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। तो बेसिकली जब कोरोना वायरस फैला था वो भी आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा था। तो उस वक्त जब कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाइयां नहीं थी, तो सब लोग अपने आप को उसी तरह से पैरासीटामोल लेके उसी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जैसे आप न्यूमोनिया के अंदर अपने आप को ट्रीट करते। तो ये जो न्यूमोनिया है इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस। देखो जब भी हम डिजीज पढ़ते हैं आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको उसका कॉजिंग एजेंट पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से हो रहा है या वायरस से हो रहा है, फंजाई से हो रहा है, किससे हो रहा है। ठीक है, कोविड कोरोना एक वायरल डिजीज थी, लंग्स को इफेक्ट करी थी, वायरल डिजीज थी। न्यूमोनिया लंग्स को इफेक्ट करी थी लेकिन बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और यहाँ पे अगर इसकी कॉज की बात करते तो कोई सिंगल कॉज नहीं है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई इन द ईयर। वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ये। एंड स्प्रेड दैट इज कंटेजियस है, इट कैन स्प्रेड थ्रू कफिंग या फिर स्नीजिंग, थ्रू द फ्लूइड्स, ब्लड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और एनीथिंग। तो वैक्सीन की बात करते हैं, न्यूमोनिया कॉज बाय बैक्टीरिया। हमने कहा कि जो न्यूमोनिया है वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वैक्सीन फंजाई किसी से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो वाया अ वैक्सीन। 3 प्राइमरी वैक्सीन के डोज जो है बच्चों को दिए जाते हैं। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन, तो कौन सी है यहाँ पे, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन। A new vaccine for one of the main viral causes of pneumonia is under development. अगर न्यूमोनिया वायरस से होता है तो उसके लिए जो वैक्सीन है वो अभी डेवलप हो रही है, इट इज अंडर डेवलपमेंट।
India has introduced a nationwide rollout of PCV, that is a pneumococcal conjugative vaccine, under the Universal Immunization Program. तो ये डिजीज का जो बर्डन है वो देखते हैं पूरे विश्व भर में, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यहाँ पे कम से कम हाफ से ज्यादा डेथ होती है बिकॉज ऑफ द न्यूमोनिया ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। एनुअली इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड है 71% ऑफ द न्यूमोनिया डेथ एंड 57% ऑफ सिवियर न्यूमोनिया केसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द न्यूमोनिया। तो बेसिकली न्यूमोनिया से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स उसके बारे में बात करते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द न्यूमोनिया सक्सेसफुली, दैट इज द सार्स, राइट। तो ये है आपके पास इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द न्यूमोनिया। ये अबाउट सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द न्यूमोनिया सक्सेसफुली। They aim to reduce the child mortality due to pneumonia, which contributes to around 15% of the death of children under the age of the 5 annually. So the government aims to achieve a target of reducing the pneumonia death among the children to less than 3 per thousand live birth by 2025. 2014 के अंदर इंडिया लॉन्च इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ न्यूमोनिया एंड डायरिया। WHO and UNICEF had launched an integrated global action plan for pneumonia and diarrhea. अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंबाला। इस फोटो को देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि दो भैंसें हैं जो कि दौड़ रही है। तो जो बफेलो है सॉरी, कंबाला जो है एक तरह से यहाँ पे बफेलो जो रेस है वो होता है, जो कि ट्रेडिशनल बफेलो रेस है। पहली बात तो इसको मजाक में मत लीजिएगा। ऑप्शन आता है कि बफेलो रेस है, काऊ रेस है, क्योंकि जलीकट्टा भी है भाई, जलीकुट्टा। तो जानवर अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे एक भैंस का जो है रेस है, बफेलो रेस। पैडी फील्ड में होता है with slush and mud which generally takes place in the coastal Karnataka, that is Udupi and Dakshin Kannada, from November to March. तो ये देखो ये आपके पास ये पैडी फील्ड है जहाँ पे जो मडी एरिया है वहां पे ये रेस होती है, कर्नाटक के अंदर उडुपी और जो दक्षिण कन्नड़ा वाला रीजन है वहां पे। ट्रेडिशनली वहां पे जो तुलुवु लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तुलुवा लैंडलॉर्ड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो बेसिकली तुलुवा एक एथनिक ग्रुप है जो कि सर्दर्न इंडिया में रहते हैं, तुलु लैंग्वेज ये बोलते हैं। तो ट्रेडिशनली उनका ये फेस्टिवल हुआ करता था, फेस्टिवल इन द सेंस रेस। तो कंबाल वाज नॉन कॉम्पिटिटिव एंड बफेलो पेयर रेस ऑन वन आफ्टर in the paddy field. It was also observed as a thanksgiving to God for protecting the animals from the disease. तो ये कंसर्न की बात कैसे है? जो भी आपके पास इनिशियली क्या था कि भाई ये एक भगवान को शुक्रिया करने का था कि थैंक यू कि आपने हमारे जो एनिमल्स है, जो पेट एनिमल्स है, बफेलो है, उनको कोई बीमारी नहीं हुई है, थैंक्स गिवन है, हम इनको दौड़ा रहे हैं, देखो ये खुश है, राइट। बट एनिमल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है, argue that the Kambala involves the act of cruelty on the animals which are not physiologically suited for racing and they run in the race due to the fear of being bitten. Right? So according to them, it violates the Prevention of Cruelty to Animals PCA Act 1960. The act prevents practices which involve unnecessary pain to the animal amounting to the cruelty. Background. अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टा या फिर बुलक कार्ट की जो रेसेस है और कंबाला उनको बैन कर दिया गया था 7 मई 2014 में। जिस जजमेंट था आपके पास वो ये कंफर्म करता है दैट विद लेजिस्लेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 प्रोवाइडेड animals with a fundamental right to be treated with compassion and dignity and to be free from unnecessary pain and suffering. तो बेसिकली 7 मई 2014 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास जलीकट्टू है, बुलक कार्ट रेसेस है, कंबाला जैसे जो रेसेस है उनको बैन किया, ये कह के कि ये एनिमल जो क्रुएलिटी एक्ट 1960 है उसके तहत आप एनिमल्स को कंपैशन डिग्निटी के साथ यहाँ पे डील करोगे, दे हैव अ फ्रीडम कि उनके पास कोई अननेसेसरी पेन या सफरिंग आप उनको नहीं दोगे। इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स जो कि कर्नाटक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2017 में अप्रूव्ड द ऑर्गेनाइज ऑफ कंबाला इवेंट
provided steps are taken to avoid cruelty to the participating bulls. तो जल्लीकट्टू क्या है वो हम साथ साथ में देख लेते हैं। ट्रेडिशनल बुल टेमिंग इवेंट है, तमिलनाडु में होता है पोंगल के टाइम पे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा ये हमने कर्नाटक के अंदर पढ़ा है क्या, ठीक है, दैट इज द कम्बाला। और जलीकट्टा जो है आपके पास जलीकट्टू ये तमिलनाडु का है। Now let's come to the third topic, a 5 trillion economy, but किनके लिए? तो यहाँ पे पिछले हफ्ते जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या बोला कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जिसमें 5 किलो फूड ग्रेन फ्री दिया जाएगा उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 80 करोड़ भारतीय जनता आज भी मुफ्त का खाना रिसीव कर रही है ताकि 2028 तक हम भुखमरी से इनका पीछा छुड़ा सके, हंगर से इनको बाहर लेके आ सके। तो 2028 आपके पास कौन सा साल है? वो साल है जब हमारी कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5 ट्रिलियन जीडीपी के आप लेके जाने की बात कर रहे हो, हु विल बी बेनिफिटेड? इससे बेनिफिट कौन होगा? पहले एक बार हम कंपेयर करने के लिए जापान का जो ग्रोथ है उसको समझते हैं। जापान जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी वाइज। जापान के अंदर अगर हम केस समझे बहुत ही सिवियर, बहुत ही आई वुड से कि यू शुड फोकस कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द राइटर इज सेइंग कि जापान पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के कंटेक्स्ट में तीसरे नंबर पे है, लेकिन फिर भी हर 20 मिनट में वहां पे एक जना सुसाइड कर रहा है। आई रिपीट, जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी इन द वर्ल्ड, बट रिपोर्टेडली a death by suicide every 20 minutes. लगभग 15 लाख जापानीज जो है they have not left their home for years, a form of severe social withdrawal known as the hikikomori. यानी कि कम से कम 15 लाख जापानीज लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो अपने सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वहां पे संडे को आपके पास जो एक्ट्रेसेस होते हैं उनको किराया देके रेंट देके बुलाते हैं कि आप हमें मम्मी पापा बोलिए, कॉल अस मॉम एंड डैड, बिकॉज उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो उनको विजिट नहीं करते हैं। Every the dead people are discovered in tiny apartment days or weeks after they died. These are called kodakushi और lonely death. तो बेसिकली घरों के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है बूढ़े माँ बाप का, तो कम से कम 1-2 हफ्ते बाद पता चलता है कि भाई ये लोनली डेथ, अकेले रहने से इनकी डेथ हो गई। सो क्लियरली जापान जो है इकोनॉमी में तो थर्ड पोजीशन क्लाइम कर चुका है, बट has not lifted all the boat equally. लेकिन बाकी वाली सेक्टर्स जो है अभी भी वो अपलिफ्ट नहीं कर पाया। It has tossed the weak to the margin where they languish because economic growth on the steroid has unpicked the safety cash of the family and the community ties. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, बट फैमिली और कम्युनिटी जो है उसका जो सेफ्टी है वो वहां पे नहीं बढ़ा है। 40 साल तक जापान सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था जिसमें वो पावर था बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक, लेकिन 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद में पूरा कंडीशन बदल गया। जापान की जो पॉपुलेशन है दे स्टार्टेड स्पेंडिंग लेस, एक्सपोर्ट इनके कम हो गए, सरकार के जो इंसेंटिव्स है वो सूख गए। ऑन द अदर हैंड चाइना जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बूम है, दे डिसलॉज जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी। तो बेसिकली जब जापान ने अपनी रैंक कम कर दी तो जापान ने क्या किया, अपने ईगो को साइड में रखा और अपनी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उसको थोड़ा सा फ्री किया और चाइना से सामान जो है बेचने लगा, बिकॉज चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे जापान से एक्सपोर्ट करने लगा चाइना की तरफ, ठीक है। तो इवन इफ दिस स्टेटमेंट वाज मेड पार्शियली टू सेव द फेस, आप देख लीजिए चाइना जो है जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, प्रोवाइडिंग दैट इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इट पेज टू embrace your main competitor even if you are the Vishwaguru. So this ego-free activism has ensured that Japan has held onto the third position in the world GDP rankings for last 14 years. But let us return to the parallel story in the Japan. As the high-value industrial economy took center stage, the strength of the personal and professional relationships withered.
ये perfect storm था in the lives of traditional and the semi-skilled workforce. Workers moved from countryside and satellite town to the cities, expecting the salaryman jobs, but many discovered that they were not trained for the technological tsunami sweeping the high growth sectors. तो सिमिलरली इंडिया का केस की यहाँ पे बात हो रही है डीप डिवाइड. सरकार जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहा है 2028 तक, लेकिन 80 करोड़ आज भी जो है उनको मुफ्त में खाना दिया जा रहा है. इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, लेबर के लिए. लेकिन जो डेटा है वो क्या बोलता है कि ओवर 4/5 ऑफ द इंडियंस जो है आज भी $5 ट्रिलियन के पहुंचने के लिए बहुत दूर है. आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन जो रिच सेक्शन है उनकी वजह से बढ़ रही. पुअर आज भी उतना का उतना पुअर है, पर कैपिटल इनकम आपके पास उतनी वो नहीं है. बट आयरॉनिकली इट इज द लो रिसोर्स सिटीजंस हु आर फंडिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रपोज्ड $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसमें 64% जो है टोटल आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं फ्रॉम 50% ऑफ पॉपुलेशन, और जो टॉप 10% है वो सिर्फ 3% जीएसटी दे रहा है. यानी कि जो अमीर लेवल पे है वो सिर्फ 3% जीएसटी दे रहा है, और बाकी जो है आपके पास 64% लोग आपके पास 50% जो है पॉपुलेशन 64% जो जीएसटी वो दे रहा है. एट द सेम टाइम जो यहाँ पे लेबर का कंट्रीब्यूशन है, द अदर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इज hamstrung due to the dubious educational and skill attainment and halting the digital literacy. Now, productivity is just beginning to get a boost through the creation of digital and physical infrastructure. आप इसको समझो है ना, डीप डिवाइस हम क्या कहना चाह रहे हैं. जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो क्लेम कर रही है कि हम लोग इकोनॉमी के अंदर 2028 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए. स्पेशली 80 करोड़ will still be on free ration in 2028. 2028 तक 80 करोड़ की जनता उनको फ्री राशन आप तब भी दे रहे हो. तो ये जो इंडिया है इसके कंटेक्स्ट में 2021 की बात करते हैं. 1% जो पॉपुलेशन है उनके पास पूरी कंट्री की 41% वेल्थ है. आई मीन सोच के देखिए, आपकी कंट्री की जीडीपी मैं कह रही हूँ कि अगर 100 है तो उसमें 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 41% वेल्थ है. 50% owned 3% of its wealth according to the Oxfam. ऐसे एनवायरमेंट में अगर आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने की बात करते हैं तो जो ये जो रिचेस्ट लोग हैं जो कि 1% या फिर 2-3% वाले जो वेल्दी लोग हैं इनकी वजह से इकोनॉमी बढ़ रही है. बट पुअर लोगों का क्या? इट इज द लो रिसोर्स सिटीजन जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है who are funding the investment for proposed $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. कम से कम 64% जीएसटी जो है 50% पॉपुलेशन से आ रहा है, जो कि बॉटम 50% पॉपुलेशन है, और जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो 3% जीएसटी की बात करता है. एट द सेम टाइम जो लेबर का कंट्रीब्यूशन है, इट इज अदर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ, is hamstrung due to dubious education and skill attainments. गवर्नमेंट की जो टूल्स है, जो सेक्टर्स है फॉर अचीविंग द गोल were identified by Minister of State of Finance by Pankaj Chaudhary in the Parliament on 2023 as a digital economy, fintech, energy transition, climate change, GST insolvency and bankruptcy. बट ये जो आपके पास सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स वो 80 करोड़ की जो जनता है जो कि गरीब है उन तक नहीं जा सकता. क्या वो डिजिटल इकोनॉमी को यूज कर पा रहे? वो पढ़े लिखे ही नहीं है, गरीब है वो तो. They cannot seize the opportunities and offer in the artificial intelligence. अरे उनको पेटीएम यूज करना नहीं आ रहा, अभी आप एआई कैसे पहुंचेगी उन पर? और भी बहुत सारी इश्यूज हैं. पहले अगर देखते हैं, विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2400, इंडिया की रैंक है 141 आउट ऑफ 194 2022 में. तो पर कैपिटा इनकम एक कीन इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन वेलबींग. Note that the average Japanese की जो है $34,000 is considered better off than average China's at $13,000. तो कोई ऑफिशियल एस्टिमेट तो अवेलेबल है नहीं इंडिया की पर कैपिटा इनकम का जो कि 5 ट्रिलियन आप प्रोजेक्ट कर रहे. ठीक है, अब आते हैं हमारा
तो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन अ चाइल्ड्स माइंड। इसको हम लाइन टू लाइन नहीं देखेंगे, इसमें हम आपको शॉर्ट में ये बताएंगे कि गाजा पैलेस्टीन का जो आपके पास पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए यहाँ पे ये काफी रिसर्चेस थे पहले ही, जैसे कि उन्होंने लिखा था द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड एंड एब्जॉर्बेंट माइंड। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सच प्रूफ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जब कोई वायलेंस होता है, उस वायलेंस में लाखों लोगों की जान जाती है। किसी की भाई, किसी की सिस्टर की डेथ होती है, किसी की मदर फादर की डेथ होती है, काफी कुछ। तो वो वायलेंस जब एक छोटा बच्चा जो कि सरवाइव किया वो देखता है, तो उसके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग जागती है। आप मणिपुर का केस ले लीजिए, जिसमें एक वुमेन को कपड़े उतार के नेट करके पूरे शहर में, पूरे गांव में, जो कि उनका रीजन था मणिपुर, वहां पे घुमाया गया। बहुत गंदी तरह से उनके लिए बिहेव किया गया। तो क्या उसके घर में कोई भी अगर ऐसा रिलेटिव जिसने वो देखा है, उसके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा टाइम आने दो एंड आई विल बर्न दिस होल सिटी बिकॉज नो वन टू स्टैंड फॉर माई लेडी। सेम थिंग हैपेंस इन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट. So this is the link which the writer is pointing out here, that what is the impact of violence on a child's mind? It leads to the revengeful, vulnerable role. So एक vicious जो cycle है वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? So this was it for today's discussion. Thank you so much.